हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नोज एक्सप्लेन्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो कि है राइज ऑफ गांधी एंड द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। 11 डिमांड्स फुलफिल ना करने पर इंडियंस लोगों ने सीडीएम स्टार्ट किया गया था और अभी ये सीडीएम को स्टॉप करने के लिए लॉर्ड इरविन जो कि उस समय वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, उन्होंने सोचा कि गांधी जी के साथ एक अग्रीमेंट करते हैं जो कि नाम था उसका गांधी इरविन पैक्ट और ये साइन किया था 5 मार्च 1931 को। वो लोग ने 11 डिमांड्स तो फुलफिल नहीं किया लेकिन उनमें से 3-4 फुलफिल किया, जैसे कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो थे उन लोगों को रिलीज कर दिया था, फाइन्स जितना सब थे वो सब कैंसिल कर दिया, कॉन्फिस्केटेड लैंड जो था कुछ सत्याग्रहीज का लैंड ये सब मतलब वो लोग ने कॉलोनाइज कर लिया था, ये तो सीज किया था, ये सब रिटर्न कर दिया था। एंड गवर्नमेंट ऑल्सो कंसिडर द राइट टू मेक सॉल्ट। उन्होंने सोचा कि हाँ ये सच बात है कि हम लोग को सॉल्ट पे टैक्स नहीं लगाना चाहिए था, वो भी कैंसिल कर दिया था आगे। अभी इंडियंस ने सोचा कि अच्छा ठीक है चलो ये लोग तो 11 डिमांड से कुछ तो किया, तो इसलिए वो लोग ने सीडीएम स्टॉप कर दिया था एंड वो लोग अभी रेडी हो गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। 1931 को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कि लंदन पे हुआ था एंड इस समय इंडिया से सिर्फ गांधी जी गए थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ से जो वहाँ पे गए थे कुछ तो इंडिया के लिए डिसीजन लेंगे ब्रिटिश लोग इसलिए, लेकिन वहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया था, ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए ना कि वेरियस कम्युनिटीज़ के लिए। यानी कि वो लोग इंडियंस लोग चाहते थे कि सेपरेट इलेक्शन हो, सेपरेट मेंबर्स हो, सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव हो इन इंडिया के लिए, बट नो डिसीजन वॉज टेकन अगेंस्ट दैट। इंडिया पे वापस आने के बाद गांधी जी ने फिर से सीडीएम स्टार्ट किया था 1932 को, लेकिन गांधी जी एंड वल्लभ भाई पटेल को अरेस्ट कर दिया था ब्रिटेन्स ने। ब्रिटेन अभी लाठी चार्ज करने लगे मैन एंड वुमेन को, कांग्रेस का ऑफिस को ले लिया था वो लोग ने, प्रेस को कोई भी फ्रीडम नहीं दिया गया था एंड नेशनलिस्ट जो लिटरेचर थे वो लोग को बैन कर दिया गया था। मूवमेंट फिर से अभी मतलब सस्पेंड किया गया था 1933 को, बट इट वॉज टोटली विदड्रॉन इन मई 1934। ब्रिटिश लोग कुछ ना कुछ करते थे इंडियंस लोगों को डोमिनेट करने के लिए और इस बार वो लोग ने ये सोचा कि चलो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट करते हैं और ये आइडिया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड का। वो लोग ये सोचते थे कि इंडियंस लोगों को तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए, तो चलो एक काम करते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो उस समय सिख्स क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स थे उन लोगों को डिप्रेस क्लासेस के साथ एक साथ ज्वाइन कर दिया, मतलब एक ग्रुप यहाँ पे, एंड हिंदूज को सेपरेटली पूरा सेपरेट कर दिया था। और उस समय गांधी जी जेल पे थे, वो ये बात सुनने के बाद, ये डिसीजन लेने के बाद, मतलब सुनने के बाद वो फास्ट करने लगे, मतलब उपवास रखने लगे। इतना सब कुछ होने के बाद गांधी जी ने एक पूना पैक्ट साइन किया था ब्रिटिश लोगों के साथ 1932 को और उस पे डिप्रेस क्लासेस और हिंदूज बन गए एक जॉइंट इलेक्ट्रेट। नाउ इट वाज रेडी टू अमेंड द कम्युनल अवार्ड, जो कम्युनल अवार्ड जो पहले वो लोग ने साइन किया था अभी इसको अमेंड कर दिया। पर गांधी जी उन्होंने एक संघ भी बनाया था, मतलब फाउंड किया था, इसका नाम था हरिजन सेवक संघ। और ये क्यों बनाया था? ताकि अनटचेबिलिटी जो उस समय था वो उसको अबोलिश करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए। इतना सब कुछ होने के बाद कुछ तो हुआ, कांग्रेस मिनिस्टर्स अभी जगह जगह पे ब्रिटेन का जगह लेने लगे। ये फॉर्मेशन हुआ था 1937 से लेकर 1939 को, क्योंकि इस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया था 1935 को और इस एक्ट के हिसाब से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गया था इंडियन प्रोविंसेस को। 11 प्रोविंसेस से सिर्फ 8 प्रोविंसेस पे इंडियन गवर्नमेंट रूल करने लगे थे और पंजाब, सिंध और बंगाल को छोड़कर बाकी सब जगह पे, बाकी सब प्रोविंसेस पे इंडियन गवर्नमेंट लोग रूल करने लगे। इंडियंस लोगों को तो ज़्यादातर पावर अभी भी दे दिया गया था, लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया कि रेजिग्नेशन, वो लोग मतलब रिज़ाइन करना चाहते थे। याद रखना ब्रिटिश लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस समय फाइट कर रहे थे जो कि हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक, लेकिन ब्रिटिश लोग विदाउट इंडियाज परमिशन वो लोग ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि इंडियंस लोग भी फाइट करेंगे ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि जर्मनी के अगेंस्ट था। तो इंडियंस लोग बहुत ही गुस्सा हो गए थे कि अरे क्यों कांग्रेस का परमिशन और बाकी इलेक्टेड मेंबर्स का परमिशन बिना लेके ही वो लोग ने डिक्लेयर कर दिया ऐसा वार। सो दैट्स वाई कांग्रेस लोग गुस्सा हो गए थे एंड 1 नवंबर 1939 को वो लोग ने रिजाइन कर दिया था। कांग्रेस ने रिजाइन किया था क्योंकि ब्रिटिश लोग अभी तक कंट्रोल कर रहे थे इंडियंस को, इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया था 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डेलिबरेंस सेलिब्रेट किया। क्यों? बिकॉज कांग्रेस ने रिजाइन किया। और यहाँ पे 1940 को मार्च 1940 को जिन्ना, जो कि मोहम्मद जिन्ना, यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, उन्होंने लाहौर सेशन पे ये बोला कि हम लोगों को 2 नेशन चाहिए, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। इसका मतलब ये चाहते थे कि मुस्लिम्स लोगों के लिए अलग एक घर हो, सेपरेट एक घर हो, और वो है पाकिस्तान। वीडियो देखकर हेल्प हुआ हो तो एक फ्री का लाइक तो बनता है।
शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपडेट्स। इंडिविजुअल सत्याग्रह जो कि हुआ था अक्टूबर 1940 को, लेकिन उसके पहले अगस्त 1940 को एक ऑफर दिया गया था। किसने दिया था? ब्रिटेन्स ने इंडियंस को दिया था। ओके, इसको समझने पहले थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। ये याद है ना कि कांग्रेस ने पहले रिजाइन किया था। ओके, तो कांग्रेस ने रिजाइन किया था। अभी वो लोग तो एकदम पूरा ये पे थे, टेंशन पे थे कि अभी हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे। वो लोग डिस्कस करते थे, रेजोल्यूशन अभी लिया और वो लोग ने ये सोचा कि चलो हम लोग एक काम करते हैं, ब्रिटेन्स को ये बोलेंगे कि हम लोग ठीक है, हम लोग तुम लोगों को हेल्प कर देंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे, लेकिन इसके बदले हम लोगों को कुछ चाहिए। तो वो लोग ने बोला हम लोगों को प्रोविंशियल नेशनल गवर्नमेंट सेटअप करना है सेंटर पे। ओके, ना सेंटर पे हम लोगों को पावर चाहिए। तो वायसरॉय उस समय लॉर्ड लिनलिथगो थे एंड उन्होंने बहुत ही चालाकी से बोला ठीक है, अगस्त ऑफर हम लोग दे रहे हैं। और इस पे क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन था सुनो। तो फर्स्ट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाकर एकदम पूरा बना के इंडिया पे देगा ताकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। नेक्स्ट, वायसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा क्योंकि वहाँ पे इंडियंस अभी ऐड होने लगेंगे एंड मेजॉरिटी पावर इंडियंस को दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट वॉर एडवाइजरी काउंसिल भी होगा जहाँ पे ब्रिटिश एंड इंडियंस रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे एंड दे विल डिस्कस अबाउट द वॉर एफर्ट्स, कैसे वॉर फाइट करना है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे करना है, कैसे निपटाना है, ये सब चीज़। बट और एक गलती कर दिया था ब्रिटेन्स ने बोला था कि इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो इंडियंस लोग ये सोचा कि अरे कांग्रेस लोग ज़्यादा थे, वो लोग ने ये सोचा कि हम लोगों को तो पहले से ही डोमिनियन स्टेटस है, अभी हम लोग ये फाइट कर रहे हैं कि हम लोगों को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, तो हम लोगों को डोमिनियन स्टेटस अभी ये लोग क्यों दे रहे हैं। सो दैट्स वाई कुछ ऐसे चीज़ है यहाँ पे ऑफर पे जो रिजेक्ट करने के बाद गांधी जी के कुछ फॉलोअर्स जगह जगह पे जाके स्पीच देते थे, एंटी वार स्पीच, ताकि कोई भी इंडियन वार पे फाइट ना करे। इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू कर दिया था एंड इवन दिल्ली पे वो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे थे एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। लेकिन ऑन अक्टूबर 1940 को फर्स्ट सत्याग्रही जो थे उनको अरेस्ट किया गया था, वो थे आचार्य विनोबा भावे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक और 1942 को ब्रिटेन्स लोग इतना डर गए थे बिकॉज उस समय जापान का एंट्री हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे। इसलिए मार्च 1942 को ब्रिटिश वॉर कैबिनेट ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को इंडिया पे भेजा ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कुछ करे यहाँ पे इंडिया पे, और इंडियंस को ये लगे कि फाइनली ब्रिटेन्स लोग अभी मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए एंड इंडिया को फ्रीडम देने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन फिर से वही सेम चीज़, डोमिनियन स्टेटस फिर से इंडिया को दे रहा था। तो और मतलब कुछ भी बात नहीं हो रहा था कि ट्रांसफर ऑफ पावर की कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बना देंगे, इन ब्रिटेन्स का कुछ भी रोल नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं बोल रहे थे। सिर्फ बार बार एक ही चीज़ बोल रहे थे कि डोमिनियन स्टेटस। फिर से इंडियंस लोग गुस्सा हो गए, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, वो लोग गुस्सा हो गए एंड व्हाट डिड दे से, इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। बात इसलिए बोला गया था क्योंकि ब्रिटेन्स लोग ऑलरेडी क्रैश हो रहे थे और वो लोग को अगर हम लोग ये पकड़ ले कि क्रैशिंग बैंक और हम लोगों का इंडिपेंडेंस वो पोस्ट डेटेड चेक होता है तो हम लोगों को इन फ्यूचर मिलता भी है या नहीं, बिकॉज ब्रिटेन्स लोग रहेंगे भी या नहीं, वी डोंट नो। सो दैट्स वाई इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942। मैंने इंडिविजुअल सत्याग्रह जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी वहाँ पे मैंने अच्छे से बोला था कि क्या एक्चुअली हुआ था। 1942 को जापान एंट्री किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे एंड ब्रिटेन्स लोग बहुत ही वीक हो गए थे एंड वो लोग इंडियंस को रिक्वेस्ट कर रहे थे ताकि हम लोग जाके उन लोगों को हेल्प करें। तो कांग्रेस ने ये चांस लिया और वो लोग ने बोला कि हाँ ठीक है, हम लोग हेल्प कर देंगे, लेकिन इन रिटर्न हम लोगों को कुछ चाहिए। और उस समय प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल किसको भेजा यहाँ पे इंडिया पे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स को, ताकि यहाँ पे नेगोशिएट करे इंडियंस के साथ एंड कुछ ऑफरिंग्स भी दे इंडियंस को। नाउ व्हाट वर द ऑफरिंग्स? डोमिनियन स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट टू प्रोविंसेस, दैट मीन्स सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए। सर स्टैफर्ड क्रिप्स तो इंडिया पे आ गए थे लेकिन उनका मिशन फेल हो गया था बिकॉज वो जो ऑफरिंग्स लेके आए थे इंडियंस लोग एकदम सेटिस्फाइड नहीं थे और गांधी जी ने और कुछ मेंबर्स मिलके क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट या तो हम लोग अगस्त मूवमेंट भी बोलते हैं। ये चीज़ याद रखना, नेशनलिज्म ऑफ इंडिया पे 3 बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था। नंबर 1 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नंबर 2 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नंबर 3
क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट इसलिए क्योंकि उस समय जापान का एंट्री हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे, एंड इंडियंस लोग ये एकदम नहीं चाहते थे कि जापान लोग हम लोगों को कॉलोनाइज करे। तो दैट्स वाई वो लोग इंडियंस लोग चाहते थे कि ब्रिटेन्स लोग इंडिया को डायरेक्टली क्विट कर दे। सो दैट्स वाई क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी का उस समय एक ही स्लोगन था, डू और डाई, करो या मरो। बाकी सब इंडियन फ्रीडम फाइटर्स सब लोग मिल के गांधी जी को सपोर्ट किया था, सब लोग ने मिल के प्रोटेस्ट किया था ताकि ब्रिटेन्स फाइनली यहाँ से चले जाए। लेकिन कोई कोई फ्रीडम फाइटर्स को अरेस्ट भी कर लिया था, जैसे कि दे वर अरेस्टेड फॉर अराउंड 3 years, 3 साल के लिए वो लोग को जेल पे भेजा गया था। लेकिन इंडियंस वहाँ पे स्टॉप नहीं किया, सब लोग मिल के गवर्नमेंट रूल्ड एरियाज या तो ब्रिटेन्स जो भी जगह पे रूल कर रहे थे, उन लोगों का पावर चल रहा था, वो सब जगह पे वो लोग अटैक किया, जैसे रेलवे स्टेशन, लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, टेलीग्राफ सेंटर्स एक्स्ट्रा। कोई कोई जगह पर मूवमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, बॉम्बे, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा। और कोई कोई जगह पर ऐसा भी था कि ब्रिटिश लोग फ्रीडम दे दिया था उन लोगों को, जैसे बालिया, सतारा, तामलोग, धरवड़, बालासोर, तलचर एक्सेट्रा। ये मूवमेंट एक हिस्टोरिक मूवमेंट बन गया था क्योंकि हर एक मेंबर, हर एक इंडियन को फ्रीडम चाहिए था। और ये बार्गेन करने वाला मैटर अब भी एकदम नहीं रहा, जहाँ पे इंडियंस लोग बैक करते रहेंगे या तो भीख मांगते रहेंगे ब्रिटिश को कि हम लोगों को इंडिपेंडेंस दे दो, इंडिपेंडेंस दे दो। बट इट वॉज अ राइट, हम लोगों को फ्रीडम चाहिए तो चाहिए। इट वॉज अ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ पावर, हम लोगों को डायरेक्ट ट्रांसफर चाहिए ऑफ पावर। सुभाष चंद्र बोस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इतना समय हम लोग गांधी जी और बाकी सब मेंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ पे हम लोग ने ये देखा कि वो लोग हर समय प्लीज करके रहते थे, रिक्वेस्ट करते थे ब्रिटिश को कि हम लोगों को इंडिपेंडेंस दे दो, दे दो। लेकिन अभी एंट्री हुआ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन का, जो कि है सुभाष चंद्र बोस। एंड वो और बाकी सब मेंबर्स कैसे फाइट करते हैं ब्रिटिश को और कैसे ब्रिटिश लोग हम लोगों को इंडिपेंडेंस दे देते हैं। वो इतना ही स्ट्रांग थे, उनका वर्बल स्पीच जो था वो बहुत ही स्ट्रांग था, और उनको प्रेसिडेंट, आईएनसी का प्रेसिडेंट 2 बार बनाया गया था। वो हर समय ब्रिटिश के अगेंस्ट थे, एंड इसलिए उनको अपने ही घर पे जेल के हिसाब से मतलब रखा गया था, इंटर्न, यानी कि मतलब ऐसे जेल के हिसाब से मतलब रखने का रीज़न जो है। एंड वो क्या करे, यहाँ से पूरा एस्केप करके भाग के वो कहाँ पे गए, अफगानिस्तान, रशिया, जर्मनी एंड अल्टीमेटली टू बर्मा एंड मलाया। ब्रिटिश को भगाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहिए, और ये आइडिया था कैप्टन मोहन सिंह का, जो कि पहले ब्रिटिश के अंदर काम करते थे। और उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापानीज लोग तो एंटर कर लिया था वार पे, तो वो मतलब फाइट करते वक्त वो सरेंडर कर दिया था जापानीज को। यहाँ पे बहुत बड़ा एक स्टोरी है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे तुम लोग का बुक पे यहाँ पे बहुत कम इंफॉर्मेशन दिया है, तो ये सब सिर्फ सीख लो कि वो एक इंडियन ऑफिसर थे ऑफ द इंडियन आर्मी इन कौन सी जगह पे, मलाया पे। ओके, नाउ मार्च 1942 को एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, फर्स्ट मीटिंग हुआ था कहाँ पे, टोक्यो, ताकि वो लोग इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बना सके। जून 1942 को फिर से सेकेंड मीटिंग हुआ था, कहाँ पे, अभी बैंकॉक पे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का प्रेसिडेंट अभी राज बिहारी बोस को बनाया गया था, और वो ये चाहते थे कि ये आर्मी इतना ही स्ट्रांग बने ताकि ब्रिटिश को आसानी से मतलब यहाँ से भगा सके। इसका और एक नाम आज़ाद हिंद फौज भी है। 1943 को राज बिहारी बोस इतना ही मतलब स्ट्रांगली काम किया ताकि ये इंडियन नेशनल आर्मी बनाया सके, एंड सुभाष चंद्र बोस को इनवाइट किया था जापान पे ताकि उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए इंडियन नेशनल आर्मी का। डोंट बी कंफ्यूज विद दिस वन। 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर पे एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया बनाया गया था, और इसका और एक नाम भी था आज़ाद हिंद सरकार। इसका मेन मोटो ये था कि ब्रिटिश को इंडिया से डायरेक्ट भगा सके यहाँ से। और ये आज़ाद हिंद सरकार का मेंबर्स कौन लोग थे? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो लोग इन ब्रिटिश को हेल्प कर रहे थे उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर फाइट करने के लिए, वो लोग प्रिजनर्स भी बन गए थे कोई कोई, एंड वो लोग प्रिजनर्स लोग या इस सरकार का मेंबर्स भी थे। नया रिक्रूटमेंट्स भी किया गया था, इसका मतलब नया अपॉइंटमेंट भी किया गया था, एंड फंड्स भी गैदर किया गया था, क्योंकि फंड्स के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। वुमेन का एक रेजिमेंट भी था, दैट वाज वेरी वंडरफुल वुमेन रेजिमेंट, जिसका नाम भी था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। आईएनए का स्लोगन जय हिंद था, और उस समय आईएनए और जापानीज आर्मी मिलकर एक ग्रुप बनाया था, एंड ये ग्रुप मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करते थे। बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस का फेमस कोट था, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। लेकिन जापानीज लोग हार गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, और उस समय आईएनए ऑटोमेटिकली उन लोगों को सरेंडर करना पड़ा। एंड ये माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस
एयर क्रैश पे मारे गए अगस्त 1945 को। चंद्र बोस को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था और बहुत लोगों ने प्रेज भी किया था। क्यों? इंडियन नेशनल आर्मी बनाने के लिए। और बहुत सारे लोग सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश ने इंडियंस को बोला था कि अगर तुम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे हेल्प करते हो तो तुम लोगों को इंडिपेंडेंस दिया जाएगा। अभी टाइम आ गया था ये करने का। लॉर्ड वेवल वाइसरॉय ऑफ इंडिया उस समय थे एंड उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग के लिए बुलाया था शिमला पे, लेकिन वो फेलियर हो गया था। 1946 को लेबर पार्टी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन इंडिया पे भेजा, लेकिन वहाँ पे कौन कौन मेंबर्स थे? सर स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एंड मिस्टर A.V. अलेक्जेंडर। रिकमेंडेशन उस समय बनाया गया था। वो लोग ये चाहते थे कि ब्रिटिश के पास जो इंडियंस लोग थे एंड जो इंडियन स्टेट्स ऑलरेडी फ्रीली रह रहे थे अभी एक बन गए थे एंड इंडिया को 3 ग्रुप्स पे डिवाइड किया गया था। एक ग्रुप ए मद्रास थे उस समय, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार एंड उड़ीसा एंड ग्रुप बी पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान, यानी कि नॉर्थ वेस्ट तरफ एंड ईस्ट तरफ, नॉर्थ ईस्ट के तरफ ग्रुप सी बंगाल एंड असम। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था ताकि वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिख सके इंडिया के लिए। एंड इंटरिम गवर्नमेंट टू बी सेट एट द सेंटर टिल द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक एक छोटा मोटा एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे ताकि इसके हिसाब से वो लोग इंडिया को चला सके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनाया गया था लेकिन वहाँ पे कांग्रेस लोगों को ज़्यादातर सीट मिला था और ये देखकर मुस्लिम लीग बहुत ही भड़क गए थे बिकॉज वो लोग इवन क्विट भी किया था, बॉयकट भी किया था 16 अगस्त 1946 को, क्योंकि वो लोग को भी ये हिस्सा चाहिए था, वो लोग भी अपना सेपरेट होम चाहिए था, जैसे कि जिन्ना मतलब डिमांड किया था ब्रिटेन से। इंटरिम गवर्नमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर फॉर्म हुआ था बट मुस्लिम लीग वर वेरी एडमेंट। वो लोग बहुत ही ज़िद्दी हो गए थे एंड वो लोग एकदम ही मतलब कोऑपरेट करना नहीं चाहते थे। 20 फरवरी 1947 को प्राइम मिनिस्टर एटली ही डिक्लेयर दैट इंडिया मतलब जून 1948 के पहले, उसके पहले तो इंडिपेंडेंस मिलेगा ही नहीं इंडियंस लोगों को, ये बोला था। 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने रिप्लेस किया था एटली को। 3 जून 1947 उन्होंने कुछ चेंजेस किया था, जैसे इंडिया को अभी पार्टीशन किया जाएगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। नंबर 2, और रेफरेंडम रखा गया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे, जहाँ पे इनहेबिटेंट्स को यानी पीपल को ये राइट दिया जाएगा कि वो लोग इंडिया पे ज्वाइन करना चाहते या कि पाकिस्तान को। ये राइट भी दिया गया था ताकि पंजाब और बंगाल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स खुद डिसाइड करें कि उन लोगों को प्रोविंसेस पार्टीशन हो या ना हो। स्टेट्स को भी ये फुल परमिशन दिया गया था कि अगर वो लोग इंडिया ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये ज्वाइन कर सकते हैं, अगर पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया था 1947 को और यहाँ पे ये लिखा गया था कि इंडिया और पाकिस्तान को फ्रीडम दिया जाएगा 15 अगस्त 1947 को। 2 कंट्रीज अपना अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे एंड वो लोग खुद डिसाइड करेंगे कि वो लोग ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशंस के अंदर रहना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ईच डोमिनियन वुड हैव देयर ओन गवर्नर जनरल। अभी हर एक मतलब कंट्री जो फॉर्म हुआ यहाँ पे खुद का गवर्नर जनरल होगा और ये कौन अपॉइंट करेगा? किंग, ब्रिटेन का जो किंग है वो अपॉइंट करेंगे एंड देयर लेजिस्लेचर्स खुद दोनों कंट्री का लेजिस्लेचर्स वो लोग खुद अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकेंगे उस दिन के बाद, यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद। 3 अगस्त 1947 फाइनली बर्थ ऑफ 2 डिफरेंट कंट्रीज, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान उस समय सिर्फ वेस्ट पे नहीं थे, इवन ईस्ट पे भी थे। आजकल जो हम लोग बांग्लादेश के नाम पे जानते हैं वो पहले पाकिस्तान भी था। पाकिस्तान का फर्स्ट गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना था एंड इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे एंड ये दोनों कंट्रीज के बीच पे जो बॉर्डर था वो था रेडक्लिफ लाइन डिवीजन। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश अभी इंडिपेंडेंस चाहते थे वेस्ट पाकिस्तान से एंड मार्च 1971 को उन लोगों को इंडिपेंडेंस मिल गया था। दोनों के बीच जो बॉर्डर लाइन है वो है रेडक्लिफ लाइन। फाइनली इतना बड़ा चैप्टर कंप्लीट हो गया एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।